नमस्कार आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर सीमा शर्मा सरहद, आपकी दोस्त। आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूं 28 डेज की एक प्रैक्टिस, जो कि एक चैलेंज है। और चैलेंज आपके लिए जितना है उतना ही मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इसे करने की सोच रही थी, नहीं कर पा रही थी। तो सोचा क्यों ना मैं इसकी सीरीज स्टार्ट कर दूं। और ये 28 डेज लगातार चलता रहेगा, तो आपके साथ साथ मैं भी इसे प्रैक्टिस करती रहूंगी, एंड वी ऑल विल कीप मैनिफेस्टिंग सो मेनी थिंग्स। ये 28 डेज की प्रैक्टिस जो है, ये बेस्ड है रोंडा बर्न की जो बुक है उसके ऊपर। ये उसकी पिक्चर यहाँ पर दे दी गई है, द मैजिक बुक। द मैजिक, शायद आपने इसे पढ़ा हो या इसके बारे में सुना हो। रोंडा बर्न की ये बुक है। रोंडा बर्न कौन? रोंडा बर्न वही जिन्होंने द सीक्रेट सीरीज लिखी है। द सीक्रेट जिसने बहुत धूम मचाई थी, जिसमें बहुत वीडियोस और बहुत कुछ कहा गया है। और उन्होंने बड़ी सरल भाषा में वो बातें बताई जो हमारे स्क्रिप्चर्स में और हमारे सनातन धर्म में भी कही गई हैं। हजारों साल पुरानी बातें। उनको पुराना सीक्रेट जो मिला था वो ये था कि जैसा आप फील करते हो, जैसा आप सोचते हो, वैसा ही आप रिसीव करते हो यूनिवर्स की तरफ से। तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसी को हम सारी उम्र समझ नहीं पाते। और इसे समझाने के लिए उन्होंने सहारा लिया है ग्रैटिट्यूड का। तो वो ये कहती हैं कि पूरी बुक में जो 28 डेज की जो ये सीरीज है, 28 डेज एक्टिविटीज हैं, उनमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना सिखाया है। अब मैं भी अपने हर वीडियो में कहती हूँ और अपने जो भी मिलने वालों को कहती हूँ कि हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो, काउंट योर ब्लेसिंग्स, ग्रेटफुल रहो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ग्रेटफुल रहना कोई इतना आसान थोड़ी ना है। मेरे पास अगर पैसा नहीं है, तो मैं पैसे के लिए ग्रेटफुल कैसे हो सकती हूँ? अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, तो मैं रिलेशनशिप्स के लिए ग्रेटफुल कैसे हो सकती हूँ, राइट? तो हम सबके साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम सब इतना कुछ झेल रहे होते हैं। इतनी बहुत बार हमें लगता है कि ओहो, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, या लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे में पॉजिटिव बनाकर रखना खुद को हैप्पी रखना, खुद को ग्रेटफुल मोड में रखना। तो ये समस्या सभी के साथ बनी हुई है। इसीलिए कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा भी था कि मैं एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करूं जो जो डेली प्रैक्टिस की हो, जिससे वो धीरे धीरे उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाएं। तो कुछ लोगों के कहने पर मैंने इसे स्टार्ट किया है। रोंडा वन कहती हैं कि मैजिक उन लोगों की जिंदगी में होता है जो मैजिक में बिलीव करते हैं। अगर आप मैजिक में बिलीव करते हैं तो आपके साथ मैजिक होगा। अगर आप मैजिक में बिलीव नहीं करते हैं तो मैजिक नहीं होगा। फिर वो एग्जाम्पल देती हैं कि जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो हमें छोटी छोटी बातें बताई जाती थी। हमसे कहते थे कि रात को 24 तारीख को, 24 दिसंबर को हमसे कहा जाता था कि रात को सेंटा क्लॉज आएंगे और गिफ्ट रख कर जाएंगे हमारे सिरहाने। तो हम लोग सुबह उठते ही, छोटे बच्चे एक्साइटेड होकर उठते थे ना, कि वो 25 दिसंबर है, सेंटा क्लॉज गिफ्ट रख कर गए होंगे। और जो भी गिफ्ट हमें मिलता था, जो बाद में पता चला कि हमारे पेरेंट्स रखा करते थे, उस गिफ्ट को देखकर हम बहुत खुश होते थे और हमें लगता था कि हम बहुत भगवान के बड़े प्यारे बच्चे हैं, सेंटा क्लॉज के प्यारे बच्चे हैं, इसीलिए वो हमारे लिए गिफ्ट रख कर गए हैं, राइट? तो बच्चे को ये लॉजिक समझ में नहीं आता था कि ये गिफ्ट रात को नहीं था और सुबह कैसे आ गया हमारे पास, या कौन रख कर गया। ये कभी भी क्वेश्चन नहीं करता ये बच्चा। तो हम उसी बच्चे की तरह भोलेपन में मैजिक पर बिलीव करना शुरू कर दें। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में मैजिक हो, तो हमें मैजिक में बिलीव करना ही पड़ेगा, राइट? तो आज से ही सबसे पहली चीज़ ये है कि अपना लॉजिकल माइंड घर पे छोड़ दें। लॉजिकल माइंड को बिल्कुल तीली लगा के साइड में रख दें, कि आज से हम ये नहीं सोचेंगे कि इसका लॉजिक है या नहीं है, इसके फैक्ट्स हैं या नहीं है, ये विजिबल तो है नहीं। जो चीज़ विजिबल नहीं होती, क्या वो एग्जिस्ट नहीं करती? येस, इट डज एग्जिस्ट। लॉ ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट करता है, लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करता है, लॉ ऑफ रेजोनेंस एग्जिस्ट करता है, साउंड एग्जिस्ट करती है। तो ये क्या, ये चीज़ दिखाई नहीं देती तो क्या एग्जिस्ट नहीं करती? येस, दे डू एग्जिस्ट। लव एग्जिस्ट करता है, कंपैशन एग्जिस्ट करता है। ये दिखाई दिखाई तो नहीं देती ना सब्सटैंशियल फॉर्म में, टैंजिबल फॉर्म में हम इन्हें नहीं देख सकते। सो व्हाटएवर इज नॉट टैंजिबल डजंट मीन दैट इट डजंट एग्जिस्ट। तो आज से हम सबसे पहली बात ये है कि हम ये बिलीव करना शुरू करेंगे कि लाइफ में मैजिक होता है। ओके? अब मैजिक किनके साथ होता है? उन लोगों के साथ होता है जो ग्रैटिट्यूड में रहते हैं हमेशा। रोंडा बर्न बाइबल की एक कोट लेती हैं और वो कहती हैं कि दोज हु हैव विल बी गिवन मोर, एंड दोज हु डोंट हैव, इवन व्हाट दे हैव विल बी टेकन अवे फ्रॉम देम। अब ये कोट पढ़कर तो बड़ा लगता है कि अन्याय है यार, जिसके साथ क्या अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब होते जाएंगे। ये सोचकर बड़ा बुरा सा लगता है। लेकिन वो ये कहती हैं कि इसमें एक मिसिंग एलिमेंट है जो जनरली लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो उस सेंटेंस को दोबारा लिखने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि अगर इसमें ग्रैटिट्यूड अगर हम लगा दें, तो आप देखो ये सेंटेंस बड़ा क्लियरली समझ में आने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसे कहें कि दोज हु हैव ग्रैटिट्यूड विल बी गिवन मोर,
दोज हु डोंट हैव ग्रैटिट्यूड इवन व्हाट दे हैव विल बी टेकन अवे फ्रॉम देम। सो ये ग्रैटिट्यूड शब्द लगाते ही ये कॉम्प्लिकेटेड सा जो कोट है ये हमें समझ में आने लग जाता है। तो अगर हम जो कुछ आज हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहना शुरू कर दें, तो हमें हमारी जो फीलिंग्स है ना वो चेंज हो जाएगी। अब हम ग्रेटफुल कब होते हैं, थैंक यू कब बोलते हैं? जब हम खुश होते हैं, जब हमें कुछ मिलता है, कोई हमें कुछ देकर जाता है और हमें लगता है ओह मेरे पास ये नहीं था, मुझे ये मिल गया, प्यार मिल गया, मुझे रिस्पेक्ट मिल गई या मुझे वो चीज़ मिल गई। तो मिलने की जो खुशी होती है ना, रिसीविंग की जो खुशी होती है, उस खुशी से भर के हम लोग थैंक यू बोलते हैं किसी को, राइट? तो इसीलिए जब हम ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, तो वो जो फीलिंग होती है ना जॉय की फीलिंग और वो कुछ मिलने की खुशी, वो खुशी हमारे अंदर बनी रहती है लगातार। और जितना ज़्यादा हम ग्रेटफुल रहना शुरू करते हैं, उतना ज़्यादा हमारी फीलिंग्स वाइब्रेट होती हैं, उतना ज़्यादा हम अपनी उन फीलिंग्स को, इमोशंस को एमिट करते हैं यूनिवर्स में और यूनिवर्स वापस रिफ्लेक्ट करता है हमें। क्योंकि यूनिवर्स जो है वो रिफ्लेक्शन का काम करता है, वो एको करता है। जो हम भेज रहे हैं वही वापस हमें लौटा रहा है, वो टैंजिबल फॉर्म में। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड। ओके? सो इसलिए ये ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है और ग्रैटिट्यूड के इस बात को समझना भी बड़ा ज़रूरी है। होने का एक छोटा सा एग्जांपल आप अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं। जब आप किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, सपोज आपने किसी को शर्ट दी और वो सामने वाला कहता है यार ये दिस शर्ट इज सो ब्यूटीफुल, मुझे तो ये चाहिए थी एंड आई एम सो 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 हैप्पी। तो आपको लगता है ना कि अरे कल मैं इसको और शर्ट ला के दूं या अगली बार जब मुझे मौका मिलेगा जब भी तो मैं इसके लिए और ला कर दूं क्योंकि इसको मेरी दी हुई चीज़ पसंद आई है। सिमिलरली अगर मैं किसी को कोई शर्ट दूँ और दूसरा बंदा कहे ये कलर तो मैं पहनता नहीं हूँ या ये जो फैब्रिक है ये सॉरी मैं ये नहीं पहनता, मैं इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद करता। तो आपको क्या लगेगा कि मेरी दी हुई चीज़ उसे पसंद नहीं आ रही तो नेक्स्ट टाइम आप उसके लिए गिफ्ट नहीं लाएँगे, राइट? तो आपको आप अवॉइड करेंगे उसके लिए गिफ्ट देना किसी भी मौके पर क्योंकि आपको याद आएगा कि पिछली बार उसको मेरा दिया हुआ पसंद नहीं आया था तो मैं अब उसको ना दूँ गिफ्ट। सिमिलरली यूनिवर्स के साथ भी होता है, यूनिवर्स ने ऑलरेडी हमें इतना कुछ दिया हुआ है। आप देखिए ना बचपन से लेकर आज तक कितना कुछ हमें मिला है, बिना हमारे कोई एफर्ट किए। हमें हम जब पैदा हुए थे, तो हम कोई काम थोड़ी ना कर रहे थे, फिर भी हमें खाना-पीना मिला, हमारे पेरेंट्स ने हमें लाकर दिया, एजुकेशन मिली, घर मिला रहने को, गाड़ी मिली हमें या फिर जहाँ-जहाँ भी हम जो-जो भी करते थे, मेडिकल हमें फैसिलिटीज़ मिली, जब हम बीमार हुए हमें दवा मिली, हमें हमारी केयर करने वाले हमारे पेरेंट्स थे, हमारे भाई-बहन थे हमारे आस-पास। कितनी सारी चीज़ें अगर हम सोचना शुरू करें, तो बचपन से आज तक कितना कुछ हमें मिला है। क्या हमने कभी उसके लिए थैंक यू बोला है यूनिवर्स को? गॉड को थैंक यू बोला है क्या उसके लिए हमने कभी? उसके लिए हमने कोई एफर्ट थोड़ी ना किए थे, ना हमने वो माँगे थे बट दे वर गिवन टू अस। ऑन द अदर हैंड हम रोज़ कोई ना कोई कंप्लेंट करते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है हमारे पास, तो सारा दिन कंप्लेंट करते रहते हैं। फिर यूनिवर्स भी बैठा सोचता होगा ना कि मैंने इसको बचपन से बिना माँगे इतना कुछ दिया है, वो तो इसको दिखाई नहीं दे रहा और ये जो छोटी-सी चीज़ इससे मैंने ली है, उसके पीछे भी रीज़न है, वो ली है तो मैंने इसको बड़ी चीज़ देनी थी, बट इसको अभी समझ में नहीं आ रही और ये रोए जा रहा है बंदा, तो ठीक है इसको मैं नहीं देता। मैं ये चीज़ इससे छीन लेता हूँ और उसको दे देता हूँ जिसको इसकी ज़रूरत है या जो इसको लेकर खुश होगा। ऐसे ही सोचेगा ना यूनिवर्स। सो ग्रेटफुल होना इतना इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम ग्रैटिट्यूड के इस लॉजिक को और इसके मैजिक को समझ गए हैं अगर हम, तो हम आगे बढ़ते हैं। रोंडा बर्न कहती हैं कि जब हम ग्रेटफुल होते हैं ना, तो हम ग्रेटफुलनेस के मैग्नेट बन जाते हैं। द मोर वी आर ग्रेटफुल, द मोर वी रिसीव फ्रॉम द यूनिवर्स। और जितनी इंटेंसिटी पर हम ग्रेटफुल हो रहे हैं, उतनी ही इंटेंसिटी की चीज़ हमें मिलेगी। जितनी हाई वाइब्रेशन पर हम ग्रेटफुल हो रहे हैं, उतनी ही हाई वाइब्रेशन की चीज़ें हमारे पास आएँगी। न्यूटन के लॉ से फिर वो कंपेयर करती हैं कि न्यूटन का लॉ कहता है ना कि टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हम जो भी एक्शन कर रहे हैं क्योंकि एक्शन तो पहले हमें ही लेना पड़ेगा, थैंक यू हमें पहले बोलना पड़ेगा। तो जैसे ही हम थैंक यू बोलेंगे कि मेरे पास जो-जो चीज़ें हैं, मेरे पास कपड़े हैं, घर है, व्हाटएवर आई हैव टुडे, तो जो कुछ मेरे पास है, मुझे दिख रहा है आस-पास, मेरे पास ये चीज़ें हैं, उनके लिए मैं रोज़ थैंक यू बोलूँ अगर, तो यूनिवर्स और बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँ। दिन में अगर हमने 10 बार थैंक यू बोला या 100 बार बोला, राइट? जितना ज़्यादा बोलेंगे, उतना ज़्यादा हमारी वाइब्रेशंस जो हैं, हाई होती चली जाएँगी धीरे-धीरे और उतनी हाई वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाएँगी। यूनिवर्स को लगेगा, ये तो सारा दिन ये बंदा थैंक यू बोली जा रहा है, तो सारा दिन थैंक यू बोली जा रहा है, इसको और दो, और देता हूँ मैं चलो। तो इतने अच्छे से वो चीज़ें वर्क करने लगती है ना, हमारे आसपास की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें बदलने लगती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता ये मैजिक कैसे होना शुरू हो जाता है। तो रोंडा बर्न कहती हैं कि सिर्फ़ ये सोच लेना कि हाँ, हम ग्रेटफुल रहेंगे और ग्रैटिट्यूड करेंगे,
तो इतना काफ़ी नहीं है, हमें हर रोज़ उसे प्रैक्टिस करना होगा विद कॉन्शियस अवेयरनेस। तो अवेयर रहेंगे हम कि हमने ग्रैटिट्यूड करना है हर रोज़, एक काम मिला हुआ है हमें, राइट? तो इट्स लाइक होमवर्क फॉर एवरी डे। और वो कहती हैं कि जितनी ज़्यादा हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी हर रोज़ वाइब्रेशंस हाई होती जाएँगी और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वाइब्रेशंस इतनी हाई हो जाएँगी कि एक डे ऐसा आएगा आने वाले समय में जब हमें हमारे लिए मैजिक चुटकियों में होने लगेगा। जो आज हमें मुश्किल लग रहा है, आने वाले समय में हम छोटी-छोटी चीज़ें तो यूँ ही मैनिफेस्ट कर लेंगे, बस सोचेंगे और वो हो जाएगा। सो दिस विल स्टार्ट हैपनिंग। उसके बाद वो कहती हैं कि उन्होंने 28 डेज़ की जो है एक्टिविटीज़ बनाई हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हमें बोर नहीं होने देंगी, जो डेली नया-नया कुछ-कुछ ऐड होता रहेगा और हम ग्रेटफुल होते रहेंगे उसके द्वारा। और उन 28 डेज़ में से उन्होंने 12 एक्टिविटीज़ तो ऐसी बनाई हैं, 12 दिन की एक्टिविटीज़, जिसमें हम उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होंगे, जो ऑलरेडी हमारे पास हैं। क्योंकि जब हम उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, जो हमारे पास है, तो हमारा लॉजिकल माइंड बीच में नहीं आता। क्योंकि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेज़ हमें बताते हैं कि आपको अगर बीएमडब्ल्यू चाहिए तो बीएमडब्ल्यू की फ़ोटो लगा लो सामने और रोज़ उसको ग्रेटफुल हो जाओ कि मेरे पास आ गई है, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। तो उस टाइम पर लॉजिकल माइंड बीच में आता है कि है नहीं तो पहले ही खुश हुई जा रही है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि पहले 12 दिन हम प्रैक्टिस करेंगे उन चीज़ों के लिए जो ऑलरेडी हमारे पास हैं। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि हमारा जो माइंड है ना वो ट्रेन होने लगेगा। अभी हमने क्या किया हुआ है कि इतने सालों से हमें नेगेटिव सोचने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि हमारा माइंड ऑटोमेटेड मोड में नेगेटिव चीज़ें ही देखता है, उसका फ़ोकस नेगेटिव चीज़ों पे ही जाता है। आप देखिए ना, रात को जब हम सोने लगते हैं, तो हम दिन में अगर कोई झगड़ा हुआ होता है या कोई बुरी घटना घटी होती है, तो हमारा दिमाग बार-बार उसके बारे में सोच रहा होता है। जबकि हमें खाना ठीक से मिला था, हम ठीक से ऑफ़िस पहुँच गए थे, हम सुबह टाइम से उठे थे, हमने चाय का कप पिया था, हमने अच्छे से नाश्ता किया था, हमने खाना बड़ा एन्जॉय किया था, आज सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, आज पूरा दिन लाइट आती रही, आज मौसम बड़ा अच्छा था। दिन में कितनी सारी चीज़ें हुई होंगी जो अच्छी थी, लेकिन हमारा फ़ोकस उस एक चीज़ पे जाके अटक जाता है, जो गलत हुई होती है। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे माइंड को नेगेटिव सोचने की इतनी आदत पड़ चुकी है, कि हमें उसको कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप नेगेटिव चीज़ों पे चला जाता है। इसी वजह से हमें ये एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस और जितने हमें ये इमोशनल ट्रॉमास वग़ैरह हो रहे हैं या इतनी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि हमने थैंक यू बोलना छोड़ दिया है और हमारा फ़ोकस ही गलत चीज़ों पर है, राइट? तो जब हम 12 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे उन चीज़ों के लिए जो ऑलरेडी हमारे पास है, कॉन्शियस होकर जब हम देखेंगे कि ओहो! मेरे बाल बड़े अच्छे हैं, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास फ़ोन है, जो है हमारे पास, हर रोज़ हम छोटी-छोटी चीज़ों को देखते जाएँगे, जो उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ के माध्यम से बताई हैं कि हम उसको कैसे-कैसे कर सकते हैं, राइट? ताकि हम बोर ना हों और नॉवेल्टी बनी रहे और हमारे ग्रैटिट्यूड का जो दायरा है, वो भी बढ़ता जाए। तो दिस वे शी टीचेज़ अस। तो 12 दिन की प्रैक्टिस के बाद हमारा माइंड ट्रेन हो जाएगा और हम ऑटोमेटेड मोड में हमारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा। जहाँ पहले नेगेटिव चीज़ों पे फोकस रहता था, पॉजिटिव चीज़ों पे हमारा फोकस जाना शुरू हो जाएगा। तो इससे हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होगा और थॉट प्रोसेस चेंज होगा तो हमारी इमोशनल जो स्टेट है वो भी अपलिफ्ट होने लगेगी। इमोशनल स्टेट अपलिफ्ट होगी तो डेफ़िनिटली हमारी वाइब्रेशंस में चेंज आएगा। तो हम देखेंगे कि 12 दिनों में ही आप महसूस करना शुरू कर दोगे कि आस-पास अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट करने लगे हो। अच्छी घटनाएँ, अच्छे लोग, आप अच्छे आइडियाज़, बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करने लगे हो। तो दिस इज़ वे वी हैव टू प्रैक्टिस इट। उसके बाद 10 दिन की प्रैक्टिस है उन चीज़ों की जो हम पाना चाहते हैं, हमारे जो ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं, उन पर हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले 12 दिन हमने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया, ग्रैटिट्यूड मोड में ले आए, हमने ब्लेसिंग्स सिखा दी उसको कि ब्लेसिंग्स कैसे काउंट करनी है और फिर हम 10 दिन उन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करेंगे, जो हमारी डिज़ायर्स हैं, जो हमारी ड्रीम्स हैं। उसके बाद बाकी के 6 दिन वो कहती हैं कि प्रैक्टिस करो बिकॉज़ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और हमारा जैसे-जैसे फ़ोकस शिफ्ट होता जाएगा, हमारी वाइब्रेशंस हाई होती जाएँगी, हम अट्रैक्ट करने लगेंगे। इन 26 दिनों में ऑलरेडी हमें चेंजेज़ आने शुरू हो जाएँगे और हम चेंजेज़ नोटिस करने लगेंगे, ठीक है? तो अब वो ये भी कहती हैं, एक इंस्ट्रक्शन और वो देती हैं कि इन प्रैक्टिस के दिनों में अगर किसी भी एक दिन हमारी कोई प्रैक्टिस मिस हो जाए, किसी भी वजह से, तो हमारा मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जब हम दवाई खाते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं ना कि भई दिन में 3 बार खाना है, सुबह, दोपहर, शाम। तो अगर हमने दोपहर की मिस कर दी, तो जो फ़ीवर हमें चढ़ा था सुबह, उसकी हमने दवाई खाई और उसका वो फ़ीवर उतर गया,
तो वो 7 से 8 घंटे के बाद दोबारा चढ़ना शुरू हो जाएगा और अगर हमने उस टाइम पर दवाई नहीं खाई, तो वो फ़ीवर हाई हो जाएगा और फिर शाम को हमें प्रॉब्लम देगा वो, राइट? तो इसलिए डॉक्टर हमें पहले से ही खाने की सलाह दे देता है कि इससे पहले कि उसका जो मोमेंटम जो बना हुआ है रिकवरी का, वो ब्रेक हो, तो उससे पहले ही मेडिसिन पॉप इन कर लो। उसी तरह से 3 दिन का या 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स बताया जाता है हमें, ये हम समझते हैं। तो इसका मतलब यही है कि मोमेंटम बना होता है एक चीज़ को कंसिस्टेंटली एक रेगुलर इंटरवल पे करना पड़ता है। इसीलिए ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को भी वो इसी तरह से बताती हैं रॉन्डा बर्न की हमें रेगुलरली उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा और अगर हमने एक भी दिन मिस कर दिया तो वो मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा। तो जब ऐसा हो कि अगर हमारे से मिस हो जाए तो हम 3 दिन पीछे की प्रैक्टिस से शुरू करेंगे। जैसे कि आज सपोज़ 10वाँ दिन है और आज हमारा मिस हो गया तो हम 9, 8, 7 7th डे की प्रैक्टिस से दोबारा स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, फिर दोबारा आगे बढ़ेंगे हम। तो हम 11th डे से नहीं स्टार्ट करेंगे आज, आज हम फिर 7th डे से स्टार्ट करेंगे अगर हमारा 10th डे मिस हो गया। इस तरह से हमने इस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना है ताकि हमारा मोमेंटम मल्टीप्लाई होता रहे, राइट? ओके और फिर वो ये कहती हैं कि 28 डेज़ की प्रैक्टिस के बाद ऑटोमैटिकली हमारे माइंड की हैबिट बन जाएगी कि उसने नेगेटिव देखना ही नहीं है, वो पॉजिटिव ही ढूँढने लगेगा कि आज क्या ग्रेटफुल रहूँ, आज किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहूँ। उसकी इतनी हैबिट बन जाएगी कि अच्छी चीज़ें उसे नज़र आने लगेंगी, अवेयर होना शुरू हो जाएगा वो, कॉन्शियस होना शुरू हो जाएगा और थैंक यू अपने आप मुँह से निकलेगा। आप देखते हो ना जब आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलानी जब सीखी थी तब हमको शुरू-शुरू में गियर वगैरह और एक्सेलरेटर ध्यान से देखना पड़ता था। लेकिन कई साल चलाने के बाद काफ़ी लंबे समय तक चलाने के बाद इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हम बातें कर रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और भी है, गाने भी सुन रहे हैं तो भी अपने आप गियर बदल रहे हैं, अपने आप रिफ्लेक्सेस चल रहे हैं, माइंड अपने आप काम कर रहा है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड अपने आप उसको डायरेक्शंस दे रहा है। तो यही स्थिति हमारी हो जाएगी 28 दिन के बाद जब ग्रेटफुल होने की हम प्रैक्टिस करते जाएँगे, तो माइंड को ग्रेटफुल होने की हैबिट पड़ जाएगी, वो ऑटोमैटिकली ग्रेटफुल ही होगा और ग्रेटफुल होने की चीज़ों को अपने आप ढूँढने लगेगा वो। ठीक है? और भी बता रही हूँ कि आप एक लिस्ट बना लीजिए आपकी जो भी ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं, किसी भी चीज़ को लेकर, आपके लाइफ़ के डिफरेंट एरियाज़ में, जितने डिज़ायर्स हैं, ओके? तो आप ना डिज़ायर्स कैसे पता चले मुझे तो पता नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं सोच नहीं पा रहा या मैं सोच नहीं पा रही, तो उसके लिए मैं ये कहती हूँ कि कंप्लेंट सोच लो कहाँ-कहाँ है, कि मुझे कंप्लेंट है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ठीक है, मेरे को पैसे चाहिए। तो मेरी कंप्लेंट क्या है कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ठीक है मुझे अच्छा रिलेशनशिप चाहिए। मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, ठीक है मेरा बच्चा मेरी बात सुनने लग जाए, ठीक है? तो इस तरह से हम अपनी विशेज़ और ड्रीम्स की लिस्ट बना सकते हैं। मुझे कौन-सी जॉब चाहिए, मुझे कहाँ जॉब चाहिए, मेरी हेल्थ कैसी होनी चाहिए और मुझे ट्रैवल करना है, कहाँ-कहाँ ट्रैवल करना है। डिफ़रेंट-डिफ़रेंट चीज़ें जितनी भी डिज़ायर्स हैं, आज आप बैठकर आज का टास्क यही है क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि कल जब हम एक्चुअल प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हमारा होमवर्क हो चुका होगा। तो हम वो लिस्ट बना लेंगे पूरी की पूरी और उस लिस्ट को बेटर होगा कि हम कैटेगराइज़ कर लें। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप करियर और ट्रैवल इस तरह से हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में अगर उसे डिवाइड कर लेंगे अपनी विशेज़ को, तो हमारे लिए लिखना आसान हो जाएगा। तो जितना जी चाहे लिखें 20, 25, 50 जितना मर्ज़ी उनको लिखते जाएँ, दिल खोल कर लिखें। कोई छोटे-छोटे गोल्स लिखें, बड़े-बड़े गोल्स लिखें। आपको इस हफ़्ते क्या चाहिए, अगले महीने क्या चाहिए, 1 साल के बाद क्या चाहिए, 5 साल के बाद क्या चाहिए, व्हाटएवर इट इज़। ओके? जो भी आपके माइंड में आता जाए लिखते जाएँ। और ऐसा नहीं है कि आज आपने जो लिख लिया वही बस पत्थर पे लकीर हो गई। कल, परसों-तरसों हम प्रैक्टिस के दौरान भी आगे-आगे आने वाले दिनों में अगर लगे कि अरे! मेरी तो ये विश भी थी, तो उसमें ऐड कर देना आप। उसमें इतना प्रोविज़न रखना अपने नोटबुक में कि उसमें ऐड करते जाना और फिर ये भी देखना कि जैसे-जैसे बीच में हमारे गोल्स अचीव होते जाएँगे, तो जो अचीव हो गई उस पे टिक कर देना कि ये हो गई और फिर अगर लगे कि एक विश और आ गई है तो विश ऐड कर देना। तो ऐसे करते-करते हम देखेंगे कि 28 दिनों में बहुत सारी चीज़ें हमारी अचीव हो चुकी होंगी। इससे हमें पता चलेगा कि देखो मैजिक तो होता है। जो पहले हमें लग रहा था कि नहीं-नहीं मैजिक नहीं होता, मैजिक होता है एक्चुअली और प्रैक्टिस करते-करते हम ये अचीव करने लगेंगे। तो 28 दिनों के बाद आप 28 दिनों के दौरान जब-जब आपकी कोई विश पूरी हो जाए, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में आके बताना ज़रूर कि हमने ये विश लिखी थी और आज ये विश पूरी हो गई। और आज इस वीडियो में ये भी बताना मुझे कि कौन-कौन लोग हैं जो इस 28 डेज़ की प्रैक्टिस में मेरे साथ आ रहे हैं और कौन इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार है, कौन अपनी ज़िंदगी बदलने को तैयार है, कौन अपनी लाइफ़ में मैजिक क्रिएट करना चाहता है, कौन अपनी विशेज़ मैनिफेस्ट करना चाहता है। तो आप मेरे साथ इस जर्नी में आने वाले जो लोग भी हैं, आप अपना उसके उस पर लिख दीजिए कमेंट में दैट आई एम रेडी टू
एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड आई एम रेडी टू क्रिएट मैजिक इन माय लाइफ। ये ज़रूर लिख दें नीचे कमेंट में अगर आप मेरे साथ इस जर्नी पर आ रहे हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनकी लाइफ में आप चाहते हैं कि मैजिक हो, जो आपके अपने हैं, आपके प्यारे हैं, आपके दोस्त हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी लाइफ में भी मैजिक क्रिएट हो। तो आने वाले दिनों में हम सब मिलकर अपनी-अपनी ज़िंदगी में मैजिक क्रिएट करेंगे और एक-दूसरे के साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स गो क्रिएट मैजिक। थैंक यू वेरी मच। कल मिलती हूँ नई वीडियो के साथ डे 1 की प्रैक्टिस को लेकर और कल हम नई प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।